टैक्स प्लानिंग है क्या बेसिकली? ओके, अगर हम लोग टैक्स प्लानिंग डिस्कस कर रहे हो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ टैक्स और भी दो वर्ड हैं। एक होता है टैक्स इवेजन, ठीक है। टैक्स इवेजन मतलब होता है टैक्स की चोरी करना, और एक होता है क्या, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स को अवॉइड करना। दोनों ही एक तरीके के क्या है, यू कैन से क्राइम है, फाइनेंशियल क्राइम है एक तरीके से, जो आप लोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ करते हो। टैक्स इवेजन का मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब समझा देता हूँ। टैक्स इवेजन का मतलब होता है कि अगर हम टैक्स के रूल्स का फायदा उठा के, यानी टैक्स में सपोज करो कोई लॉ बना है, उस लॉ में कुछ लूप होल्स हैं, कुछ कमियां हैं, उन कमियों का फायदा उठा करके मैं अगर अपने टैक्स को बचा लेता हूँ, दिस इज कॉल्ड टैक्स इवेजन, ठीक है। और ये एक तरीके से इनलीगल है। अगर तुमने किसी लॉ के लूप होल्स का फायदा उठा करके तुमने टैक्स की चोरी की है, मतलब टैक्स एक तरीके से बचाया है, तो वो टैक्स बचाना नहीं कहते हैं, उसको टैक्स की चोरी कहते हैं। और एक तरीके से ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है। मतलब एक तरीके से इसके अगेंस्ट पेनाल्टीज हैं, इसके अगेंस्ट आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, समझ रहे हैं? और इसमें होता क्या है, सपोज करो इसका एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2011 में कि 11 में कोई लॉ बनाया गया था, उस लॉ का फायदा उठाया मैंने, उसमें कई कमियां थी, नया नया लॉ बनाया गया था इनकम टैक्स में कोई पर्टिकुलर एरिया में। अब उस लॉ में कुछ कमियां थी जिनका फायदा उठा करके मैं अपने टैक्स बचा रहा था हर साल। और 2011 से लेकर के आज कितना हो गया, 2020, करीबन 10 साल तक मैंने उसका फायदा उठा करके मैंने टैक्स बचाया, करीबन हर साल मैं अपना 1 लाख रुपए टैक्स बचा लिया, ठीक है। और गवर्नमेंट को कब पता चला, गवर्नमेंट को 2020 में उसको इस लूपहोल के बारे में पता चला, और उसको अब जाके पता चला अच्छा ये हमारे लॉ में कुछ कमियां थी जिनकी वजह से बहुत सारे असेसीज अपना टैक्स बचा ले रहे थे, और वो हमें भी नहीं पता, नहीं कि डिपार्टमेंट को पता ही नहीं था इस तरह का कुछ लूप होल्स है। उसे जब 2020 में पता चला, देन वो उस लूप होल को ठीक करने के लिए अगेन एक लॉ बनाएगी। और पता है उसमें क्या होता है, 2020 में उसने लॉ बनाया उसको ठीक करने के लिए, और उसको इम्प्लीमेंट कब से करेगी, 2020 से नहीं, 2011 से कर सकती है। दिस इज द पावर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास यही सबसे बड़ा पावर है, वो कोई लॉ आज बना सकती है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है पीछे से, इस तरह के लूप होल्स के लिए, समझ गए? और 2011 से लागू करेगी और तुमसे तो टैक्स इसमें वसूलेगी। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब पीछे कितने साल तक का? नहीं, ऐसा कोई लॉ नहीं है, जब से 1961, जब से इनकम टैक्स एक्ट शुरू हुआ तब से, क्लियर? तो यस सर। कहने का भाई, जब पैदा हुआ उसके बाद ही हो सकता है। तो आई थिंक इनकम टैक्स एक्ट इंडिया का जो अपना बना है वो कब बना है, 1961 में, तब तक उतने पीछे तक गैप बैक, अगर कोई अगर प्रॉब्लम समझ में आती है उसको ठीक करके पीछे से वो लागू कर सकती है। अब 2011 से लेकर के 2020 तक वो टैक्स कैलकुलेट करेगी तुम्हारा, और उस हिसाब से तुमसे पूरा जो भी तुमने टैक्स नहीं जमा किया वो पूरा वसूलेगी। तो टैक्स इवेजन जो होता है ना, एक तरीके का क्या माना जाता है, एक तरीके की चोरी मानी जाती है, पहली चीज, ठीक। और मैंने बोला इसके अगर ऐसा कुछ आप किए करते हुए पाए गए तो आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, यानी आपके खिलाफ केस लड़ा जा सकता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आप लड़िए फिर केस। नेक्स्ट, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, इसका ये मतलब आप समझ रहे हो, अवॉइड करना। जैसे मैं आपको अवॉइड कर रहा हूँ, अवॉइड करने का मतलब होता है, जाहिर सी बात है, अनदेखा करना, हिंदी में इसको बोलते हैं। तो टैक्स के किसी रूल्स को आप नहीं फॉलो कर रहे हो, और टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, टैक्स हमें ना देना पड़े, उसके लिए भी बहुत सारे गलत तरीकों का आप तरीके अपनाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एटीजी में बहुत सारे ऐसे डोनेशन होते हैं ना, डोनेशन, फर्जी डोनेशन दिखा देना कि हमने इस चिट फंड को हमने डोनेट किया है और उसका डिडक्शन उठा लेना, फर्जी मेडिकल बिल्स बनवा करके, वो सब तो टैक्स अवॉइडेंस की आपने कोशिश की है, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग थिंग। और इसके खिलाफ भी अगेन आपको पेनाल्टी एंड प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग क्या होती है, हमें इस पे आज बेसिकली फोकस करना है।
Now tax planning is a legal way to reduce our tax, to save our tax. And this way, ये वे हमें दिया ही किसने है? खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया है कि आप अपने टैक्स को बचाना चाहते हो तो इस तरीके से आप प्लानिंग करो। प्लानिंग मीन समझ रहे हो सब लोग? यानी कि जिस साल जब आप कमाना शुरू कर रहे हो प्रीवियस ईयर में ही आप ये सब करना शुरू कर दो ताकि आपका टैक्स साल के अंत में बच सके। तो टैक्स प्लानिंग करनी होगी। तो टैक्स प्लानिंग फॉर अ सैलरीड इंडिविजुअल हम लोग आज कवर करेंगे। और टैक्स प्लानिंग इज अ लीगल वे टू रिड्यूस आवर टैक्सेस, टू सेव आवर टैक्सेस। ये लीगल वे है, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट के बताए गए रास्ते पे चल करके अगर हम अपना टैक्स सेव कर रहे हैं तो उसी को हम लोग टैक्स प्लानिंग कहते हैं। अब इसमें देखो सबसे पहली चीज आप लोग को ये जरूर खटकता होगा, हम लोगों ने इतनी सैलरी पड़ी, क्यों नहीं एम्प्लॉयर अगर 40,000 रुपए सैलरी एम्प्लॉय को तो सीधे दे देना बेसिक सैलरी के नाम पे 40,000 40,000। क्यों वो इतना ड्रामा करता है? अच्छा ठीक है, इतना बेसिक है, इतना टीए है, इतना डीए है, इतना ये है वो है, करते करते इतने टुकड़ों में क्यों देता है? सर जी सैलरी को इतने टुकड़ों में बांटने का सिर्फ एक ही मकसद है। वो मकसद क्या है? आपको एग्जेम्पशंस का फायदा देना। अगर आप मेरे एम्प्लॉय हो, मैं एम्प्लॉयर हूँ, अगर मैं आपको बेसिक सैलरी के नाम पे अगर आपको 40,000 रुपए दे रहा हूँ सर, 40,000 एंटायर अमाउंट इज फुल्ली टैक्सेबल, देयर इज नो एनी डिडक्शन फॉर यू। कोई डिडक्शन, कोई एग्जेम्पशंस का बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे। बट इफ I divide this 40,000 rupees salary into basic salary 10,000, DA 5,000, HRA this one, okay, TA, इस तरीके से अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, स्ट्रक्चर कर दूंगा, then you will got the benefit of exemption and deductions. So आप लोग देखो यहाँ पे लिखा भी है, salary should be well structured by your company. Composition of salary, HRA, DA, other allowances, in order to claim maximum benefit using tax provisions, ताकि आप टैक्स के रूल्स का अच्छे से फायदा उठा सको, आप एक्सेप्शंस ले सको, क्लेम कर सको। अब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। कभी भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है क्यों नहीं सीधे सैलरी के नाम पे देता है, क्यों इतने टुकड़ों में बांट के देती है कंपनी, तो समझ गए सब लोग? इसका जवाब मिल गया गोरख? यस सर। Now next है, अब हम बात करेंगे क्या यूटिलाइजेशन ऑफ बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80C। सर 80C तो ऐसा सेक्शन है जिसमें आसानी से बहुत सारे लोग कवर हो सकते हैं। मैक्सिमम पीपल्स आर क्लेमिंग 80C बेनिफिट्स। 80C का डिडक्शन ज्यादा से ज्यादा लोग क्लेम करते हैं। हालांकि 80C से 80U का डिडक्शन हम लोग डिडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग को यहाँ पे चूंकि हम सैलरी पढ़ रहे हैं तो सैलरी में डिडक्शंस भी थोड़े से पढ़ने हैं, तो इसीलिए हमने हल्का सा यहाँ पे कवर करा दिया है कि टैक्स प्लानिंग पढ़ रहे हैं इसलिए। यूटिलाइजेशन ऑफ बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80C रेफर टू द डिडक्शन चैप्टर। मैक्सिमम डिडक्शन चैप्टर, ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे डिडक्शन चैप्टर में, मैक्सिमम अप टू 1,50,000। तो कितना हम लोग क्लेम कर सकते हैं इसमें डिडक्शन? हम लोग 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन हम लोग क्लेम कर सकते हैं। अब सवाल उठता है सर 80C का डिडक्शन करने के लिए करना क्या होगा? आप जो भी अपनी इनकम पा रहे हो उसमें से कुछ पैसा जो आप पीपीएफ में जमा कर दिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर पीपीएफ में नहीं जमा किया तो तुम्हारी सैलरी से पीएफ का पैसा कटा है ना, तो देख लो पूरे साल भर में कितना कटा है। अगर मान लो 1 महीने में 2,000 रुपए कट रहा है तो 12 महीने में 24,000 तो कट ही गया होगा। तो ये 24,000 रुपए का तुम 80C में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। फिर हर एक बंदा आज के समय में LIC जरूर लेता है, तो तुम LIC प्रीमियम कितना चुकाते हो, चाहे अपनी फैमिली का मेंबर का, चाहे किसी का भी, जो कितना तुम इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हो, तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हो उसका भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। सो हम लोग बात करते हैं LIC की। तो LIC में जो भी आपने प्रीमियम जमा किया हो, चाहे अपना चाहे अपनी फैमिली में किसी भी मेंबर का, तो जितना ही प्रीमियम आपने दिया उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। आपके ऊपर वो डिपेंडेंट होने चाहिए। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC में अगर पैसा इन्वेस्ट कर दो, पोस्ट ऑफिस में लोग NSC खरीदते हैं, तो उसमें 5,000 की 10,000 की NSC आपने खरीद ली तो उसमें भी आप डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो जितना भी आपने पैसा लगाया। नेक्स्ट इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स अगर आपने ओपन कर रखी है, 5 ईयर की अगर बैंक में FD कर दी, किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में आपने 5 साल की FD कर दी, कम से कम 5 साल,
मान लो मैंने 40,000 50,000 रुपये मैंने एफडी कर दी सर, उसका भी डिडक्शन 80C में आप क्लेम कर सकते हो। ट्यूशन फीस पेड फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन, बच्चों के पढ़ाई के ऊपर खर्च होता ही आज के समय में, अच्छा खासा खर्च होता है। तो मान लीजिए मैंने बच्चे के एजुकेशन पे 30,000 रुपये 40,000 रुपये मैंने फीस जमा किया, तो उसका डिडक्शन भी मैं क्लेम कर सकता हूँ 80C में। तो काफी अच्छा डिडक्शन है ऑप्शन जो दे रखा है गवर्नमेंट ने, कि आप इसके थ्रू 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, आज के समय में आप सभी लोग को पता है कि अगर हम लोग बात करें 5 लाख तक की इनकम पे लगभग हमें कोई टैक्स देना ही नहीं पड़ता है। इतना सब लोग को पता है कि नहीं पता है? अनूप, यस सर। ऐसे 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, 2.5 लाख ही तो एग्जेम्पशन लिमिट है, तो कैसे 5 लाख तक के इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ता जी? 2.5 लाख तो एग्जाम्प्ट है सर। 2.5 लाख पे 5% लगेगा तो 12,500। तो मतलब 5 लाख तक अगर इनकम है तो हमें 12,500 का रिबेट मिल जाता है। 87A के तहत है ना, तो रिबेट मिल यस जाता सर। है। तो एक तरीके से हमें नहीं टैक्स देना पड़ेगा 5 लाख तक की इनकम पे। एक बार इसी तरीके से एक अंकल मेरे से बोल रहे थे कि 5 लाख नहीं 6.5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब एक चीज बताओ, क्या वो अंकल सही बोल रहे थे? यस सर, क्योंकि इसके तहत हमको सर 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाता है। चलो ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात कर रहे हो, अगर सैलरीड क्लास है तो चलो 50,000 रुपये और जोड़ ले। अब एक तरीके से आप कह सकते हो 7 लाख रुपए तक की इनकम हो तो आपको 1 रुपया टैक्स नहीं देना है। इससे भी डिडक्शन 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। क्यों, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गोरख, यस सर। अजय, अगर 7 लाख तक कमाओ तो आज के समय में आपको कोई टैक्स नहीं देना है। आपकी 7 लाख की इनकम है, आपको पता है 50,000 का तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, 1.5 लाख हम 80C में क्लेम कर लेंगे, तो 2 लाख का तो डिडक्शन ऐसे ही उठा लेंगे। बाकी बचे 5 लाख, 5 लाख में 2.5 लाख पे आपका जब 2.5 लाख एग्जाम, 2.5 लाख पे 12,500 उसने का रिबेट मिल जाएगा, 1 रुपया टैक्स नहीं देना है। तो कई लोग बोलेंगे आपसे 7 लाख एग्जामेशन है, 7 लाख तक एग्जामेशन है, तो एग्जामेशन बोलना तो सही नहीं रहेगा, लेकिन हाँ 7 लाख तक की इनकम वालों को 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी कि किसी की इनकम अगर 5 लाख से ऊपर हो रही है, 7 लाख तक है, तो आप इजिली उसे गाइड कर सकते हो कि उसे 1 रुपया टैक्स ना देना पड़े, बशर्ते उसको 80C में 1.5 लाख तक का पूरा क्लेम करना है। अब इस 1.5 लाख में जब 80C की बात कर रहे हैं, तो हम ट्यूशन फीस बच्चा के लिए अगर वो दे रहा है तो बिल्कुल उसका तो आराम से वो डिडक्शन क्लेम कर ही लेगा। बाकी उसको सजेस्ट कर दो कि बैंक में 5 ईयर की एफडी कर ले, LIC प्रीमियम वो देता ही होगा जरूर, LIC जरूर करा, नहीं कराए तो करो, कहो कि कर लो, क्योंकि इससे उसको फायदा ही है, कहीं वो पैसा जाना नहीं है, उसी को मिलना है। PPF में, नेशनल सेविंग स्कीम में, FD में सब पैसा उसी के पास रहेगा, लेकिन फिर भी उसको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, मतलब पैसा उसके हाथ से कहीं जा नहीं रहा है। हाँ, बच्चे का ट्यूशन फी हो तो जाना ही जाना है, उसको तो आप रोक भी नहीं सकते। अब 80C के अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है सैलरी क्लास के लिए? तो देखो 80D का ऑप्शन है, बढ़िया। 80D डिडक्शन फॉर मेडिकल इंश्योरेंस एंड सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स। आजकल देख भी रहोगे हेल्थ इंश्योरेंस का बड़ा ऐड आ रहा है, आजकल कोविड-19 का सब लोग हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं, है ना। बहुत ही सस्ती किस्तों में SBI करा रहा है, बिरला सन लाइफ करा रहा है, बहुत सारे कंपनीज करा रहे हैं, policybazaar.com एड्स आ रहे हैं। तो आजकल हेल्थ इंश्योरेंस भी अगर आपने अपना है, स्पाउस का है, डिपेंडेंट चिल्ड्रंस का या पेरेंट्स का कराते हो, तो आप 80D का डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हो यहाँ पे। ओके, करीबन 75,000 रुपए तक से लेकर के 1 लाख तक का डिडक्शन आप आराम से क्लेम कर सकते हो 80D में। लेकिन मैं हेल्थ इंश्योरेंस में थोड़ा सा वो करता हूँ, क्योंकि देखो हेल्थ इंश्योरेंस एकदम गाड़ी के इंश्योरेंस जैसा है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तब तो मिलेगा, अदरवाइज तो क्या है। हालांकि अच्छी चीज है हेल्थ इंश्योरेंस, कोई बुरी चीज नहीं है, खासकर पेरेंट्स का तो जरूर कराना चाहिए, क्योंकि उन्हें ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है, और बच्चों को। अब अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, तो हेल्थ इंश्योरेंस में जो पैसा आप दे रहे हो वो गया, वो वापस एक तरीके से मिलने वाला नहीं, इसीलिए बहुत से लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराते, लेकिन LIC करा लेते हैं, क्योंकि LIC में जो पैसा दे रहे हो वो एक समय के बाद आपको वापस मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट की तरह है। लेकिन 80D में जो आप पैसा लगाते हो वो इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं माना जाता, इसलिए 80D के लिए किसी क्लाइंट को तुम मोटिवेट कर रहे हो कि 80D में पैसा डाल दो आपको रिडक्शन मिल जाएगा, तो आप उसके लिए उसको प्रेशर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अपने क्लाइंट को तुम बोल रहे हो कि ठीक है भाई,
अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो ले लीजिए, उसका जो भी प्रीमियम आप दिए हो आप बता दो, उसका आप डिडक्शन एफडी में क्लेम कर लेना। बाकी आईटीआर फाइल करते समय मैंने इसको बताया भी है कई बच्चों को, अभी रिसेंटली मैंने आईटीआर फाइल किया और उसका वीडियो मैंने डाला है, आप लोग देख सकते हो उसमें। नाउ नेक्स्ट सेक्शन 80G। 80G भी कोई बढ़िया डिडक्शन तो नहीं कहेंगे हम, क्योंकि इसमें भी पैसा जा ही रहा है, डोनेशन टू द स्पेसिफिक फंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। 80G होता है कि अगर आपने जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अभी कोविड-19 में प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अगर कुछ डोनेट किया था तो 80G में आप क्लेम कर लो उसका डिडक्शन। उसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना आप डोनेट करोगे उतने का डिडक्शन क्लेम कर लोगे। लेकिन मैं इन दोनों ही डिडक्शंस को उतना बढ़िया नहीं मानता हूँ, उससे बढ़िया डिडक्शन आपको 80C है। 80C में सबसे बढ़िया एंजॉय करो, पैसा आपके पास है, कहीं जाना नहीं है। अगर आपको एचआरए नहीं मिलता है लेकिन फिर भी आप किराया दे रहे हो तो आप एक और सेक्शन का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, वो है 80GG, जिसको हम शॉर्ट में घर घर कहते हैं। इफ यू आर पेइंग रेंट बट एचआरए डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी, लेकिन एचआरए आपको नहीं मिलता, बेनिफिट्स कैन बी क्लेम्ड अंडर द 80G। आप 60,000 रुपए तक, कितने तक अमाउंट मैंने बोला, 60,000 तक, मैक्सिमम अमाउंट 60,000 है, 60,000 रुपए तक का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो ध्यान रहे, जैसे बहुत से बिजनेसमैन भी होते हैं, जरूरी नहीं है तो सैलरीड क्लास के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन बिजनेसमैन भी होते हैं, उनका घर कहीं होता है, आके किराए के मकान में रह करके अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो उस बिजनेसमैन को भी 80GG का डिडक्शन मिलता है, सिर्फ सैलरीड क्लास के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, सबको 80GG का डिडक्शन तो सारे इंडिविजुअल क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते वो रेंट पे कर रहे हो। इफ एचआरए फॉर्म पार्ट ऑफ द सैलरी, मान लो अगर तुम्हें सैलरी में एचआरए मिलता था तो आपको पता है एचआरए का एग्जेम्पशन आप क्लेम करोगे, और एचआरए हम लोगों ने इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है सैलरी हेड में। अब बात करेंगे इसकी होम लोन की। अगर आपने होम लोन ले रखा है, होम लोन कैन बी यूज्ड इफिशिएंटली फॉर टैक्स सेविंग। बिल्कुल सही, आज के समय अगर आपने होम लोन ले रखा है अपना, देखो हर एक व्यक्ति का एक सपना होता है अपना एक घर, ठीक है, तो अगर आपने वो घर बनाने को मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, अगर होम लोन मिल जाए तो बिल्कुल आप लोन लेना चाहोगे। और होम लोन लेना कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा बर्डन है, होम लोन लेना तो अच्छी चीज है, आपको बता रहा हूँ, होम लोन लेना एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। अरे सर ये कौन सी बात कर रहे हैं आप लोग, होम लोन लेकर के कोई इन्वेस्टमेंट करता है क्या? हाँ भाई, ये लोन इन्वेस्टमेंट की तरह होती है। होम लोन सबसे लंबा लोन होता है होम लोन। अब इसका ये नहीं कि चुकाना नहीं, चुकाना तो है। अगर तुमने आज के समय में होम लोन लिया है, 30 लाख 40 लाख का लोन लिया, उसका अगर तुम प्रीमियम आज के समय में 20,000 रुपए चुका रहे हो, तुम्हें आज 20,000 रुपए ज्यादा लग रहे हैं और पता चला तुम 30 साल तक चुका रहे हो, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा समय आगे बढ़ेगा, तुम्हारी इनकम रेज होगी, इनकम बढ़ेगी, फिर तुम्हें ये ईएमआई छोटी लगने लगेगी। और जो तुम ईएमआई दे रहे हो ना होम लोन का, उसको तुम ये मत सोचो कि ये कोई खर्चा ही, तो इन्वेस्टमेंट है ना, तुम्हारे प्रॉपर्टी में जा रहा है और तुम्हारी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। सोचो ईएमआई कम हो रहा है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, तुम्हारी इनकम भी बढ़ रही है, तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है कि पैसा हम अपना, अगर बैंक में एफडी डालोगे ना तो उतना एफडी पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जितना प्रॉपर्टी की वैल्यू उस समय बढ़ जाएगी, ये बात। तो इसीलिए होम लोन को हम लोग कहते हैं एक वाइज डिसीजन है, अगर होम लोन लेकर के अगर आप मकान बना रहे हो तो। और इसमें टैक्स सेविंग में भी आपको फायदा मिलता है, इसमें आप प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट, जो प्रिंसिपल अमाउंट जो दिए, मान लो इस साल मैंने करीबन 4 लाख रुपए मैंने होम लोन का मैंने पे किया है, ठीक है, उसमें करीबन 1 लाख रुपए इंटरेस्ट है और 3 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है, तो मैं 3 लाख प्रिंसिपल और 1 लाख रुपए इंटरेस्ट का रिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ। बाकी आगे हम लोग हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, हाउस प्रॉपर्टी इनकम में हम लोग थोड़ा डिडक्शन वहां पे भी समझेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट का डिडक्शन हम हाउस प्रॉपर्टी में ले लेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, और प्रिंसिपल का डिडक्शन 80C में। हालांकि 80C में अगेन एक लिमिट आ जाती है, 80C में 1.5 लाख तक ही हम क्लेम कर पाएंगे। अगला है लीव ट्रेवल अलाउंस। सर व्हाट इज लीव ट्रेवल अलाउंस? सर लीव ट्रेवल अलाउंस इज आल्सो इन, लीव ट्रेवल अलाउंस सबको मिलता है छुट्टी नॉर्मली। एलटीए सुना ही है, पढ़ा भी था हमने, एलटीए कंसेशन भी हमने पढ़ा था, लीव ट्रेवल कंसेशन can be used for holidays which is available twice in a block of 4 years in case one have
been unable to claim the benefits in a particular 4-year block, he or she could now carry forward one journey to the succeeding block, claim it in the first calendar year of that block. कहने का मतलब है कि सपोज जैसे नॉर्मली 4 साल में 2 बार किसी को घूमने के लिए मिलता है, और अगर सपोज करो किसी साल तुमने यूज नहीं किया, 4 साल का ब्लॉक माना जाता है और 4 साल में 2 बार आपको घूमने के लिए मिलता है। और अगर सपोज करो तुम किसी ब्लॉक में नहीं जा पाए तो तुम इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो अपनी जर्नी को, और उसका तुम फायदा उठा सकते हो। लेकिन ये तो बहुत अंदर की बात होगी, इतना तो मत ध्यान दो, इसको छोड़ ही दो टैक्स प्लानिंग में। नेक्स्ट है टैक्स ऑन बोनस। सबको पता है बोनस कई बार क्या होता है, साल के अंत में कंपनी तो अनाउंस कर देती लेकिन देती नहीं है, देती अगले साल है। तो अगर प्रीवियस ईयर में अगर बोनस अगर अनाउंस किया कंपनी ने तो तुम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मार्च के पहले मत देना, मार्च के बाद दे देना, अप्रैल में दे देना, ताकि ना प्रीवियस ईयर में वो टैक्सेबल ना हो। तो 1 साल उसको शिफ्ट करा सकते हो। तो वही चीज देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, अ बोनस फ्रॉम एम्प्लॉयर इज फुल्ली टैक्सेबल। सबको पता है बोनस तो फुल्ली टैक्सेबल होता है इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, जिस साल तुम उसको लेते हो। हाउएवर एम्प्लॉयर्स कैन बी रिक्वेस्टेड टू पुश द पेमेंट, पुश पेमेंट करते वो अगले साल, if it is anticipated for tax rates will be reduced or slab, क्योंकि अगले साल हो सकता है तुम्हारा स्लैब रेट और बढ़ जाए तो तुम्हें वो बोनस पे तुम्हें टैक्स नहीं देना पड़े। मान लो तुम्हें जैसे पहले 2.5 लाख था, फिर 5 लाख हुआ, तो जब मान लो 2.5 लाख के टाइम पे तुम्हें बोनस मिल रहा है, तुमने अपने कंपनी से रिक्वेस्ट कर दिया कि बोनस तुम अगले साल दे दो, क्योंकि अगले साल सुन रहे हैं स्लैब बढ़ेगा तो हमें रिडक्शन मिल जाएगा, तो कंपनी ऐसा कर देती है। तो इस तरह से आप बोनस पे टैक्स भी बचा सकते हो, ठीक है। और एम्प्लॉयर को कोई दिक्कत नहीं होती, उसको तो अच्छा ही है, मार्च में ना दे करके अप्रैल या मई में देना पड़ेगा, ठीक है, उसको तो फायदा ही है एम्प्लॉयर को। तो ये टैक्स प्लानिंग में 7 पॉइंट है, छोटे पॉइंट हमने डिस्कस किए, बहुत ही सिंपल वे में हम लोगों ने टैक्स प्लानिंग को समझा। तो मेरे ख्याल से टैक्स प्लानिंग समझ में आ गया आपको। साथ ही साथ मैंने इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस को भी मैंने थोड़ा आपको समझाया। अब अगर इसमें अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग अपनी क्वेरी कर लीजिए।